सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन यूपीपीएससी के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूपी, पूरा का पूरा यूपी का जो मॉडर्न हिस्ट्री है और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों को पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में नहीं पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री इतना ही नहीं है जितना यूपी का है, लेकिन हाँ, यूपी का भी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी, और यूपी के लिए तो खैर है ही, है ना। पीछे के कुछ वीडियोस में हम लोग क्या पढ़े हैं भाई, तो एक वीडियो हम डाले हुए हैं एंसेंट हिस्ट्री का, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का था, यूपी के बारे में हम लोग उसमें डिस्कस किए थे। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग एक वीडियो में खत्म कर लेंगे, चाहे जितना देर में भी हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हो चाहे वह इंग्लिश के स्टूडेंट हो, सब मतलब टेंशन मुक्त होकर आराम से पढ़िए। और लिखा हुआ भी ऐसा है कि आप इसको अगर आप प्रिंट करा कर निकाल कर रख लेते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही काम का चीज़ हो जाएगा, क्योंकि एकदम पॉइंट वाइज निकाल के रखा गया है, कुछ ज़्यादा उल्टा पुल्टा इसमें बात नहीं किया गया है। ठीक है। रहा बात कहानी का, तो कहानी अगर वैसा होगा तो कभी कहानी के फॉर्म में भी हम लोग पढ़ लेंगे, बट हम लोग को एग्ज़ाम देखना है और एग्ज़ाम्स में हम लोग का फैक्ट आता है, तो उस चीज़ को जानना होगा। ठीक है। बीच बीच में तो ऐसे भी हम थोड़ा बहुत कहानी बोलते ही चलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा, हाँ, चलिए। थोड़ा बहुत पीछे से गाना बज रहा होगा, आपको लग रहा होगा थोड़ा हल्का हल्का ही गाना जा रहा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जा रहा होगा, हल्का हल्का ही जा रहा होगा। तो होली का टाइम है, होली के दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या कीजिएगा, बस घर में है तो बस सोच रहे रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। अब इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे लिखा हुआ, आप उसको कंसिडर कर भी सकते हैं, चाहे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, है ना। यूपी एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यूपी एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, स्वतंत्र राज्य के रूप में यूपी। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ टिल 1757, मतलब क्या, औरंगजेब का मृत्यु हुआ, है ना, और 1757 तक, औरंगजेब की मृत्यु के 1757 के बाद, मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो ना कि जैसे नहीं होता है कि क्लास में कोई पढ़ा रहे हैं, क्लास में टीचर पढ़ा रहे और टीचर चले गए, तो बच्चे लोग बस अपना अपना काम में बिजी, ये उधर डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ये उधर डिपार्टमेंट संभाल रहा है, वो नाम लिख रहा है, वो चौक फेंक रहा है, वो लड़ रहा है, वो बाहर का खुन्नस उतार रहा है, बस वैसा ही था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही औरंगजेब गया और वो क्या किया ना, वो जो पूरा का पूरा यूपी जो था ना, पूरा का पूरा बट गया। अब 4-5 पार्ट में बट गया। अब अलग अलग सब लोग अपना अपना शासन देखना स्टार्ट कर दिया। वो पार्ट क्या क्या है वो देख लेते हैं। नंबर 1 था मेरठ और बरेली, नॉर्थ वाला रीजन, जिसके शासक थे, यानी कि रूलर कौन था भाई, तो पठान सरदार नजीब खान। दूसरा था रोहिलखंड, मेरठ एंड दोआब वाला रीजन था, जिसका शासक था रहमत खान। सेंट्रल दोआब में आते हैं तो नवाब्स ऑफ फर्रुखाबाद, फैज़ाबाद और लखनऊ में आते हैं तो नवाब्स ऑफ अवध, और बुंदेलखंड में आते हैं तो मराठास। तो ये 5 रीजन पर 5 लोग, यानी कि एक तरीके से यूपी 5 पार्ट में बटा हुआ था, और सब चल रहा था कि ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, सब लोग अपना अपना लगा हुआ था। मतलब आप सोच के देखो कि एक ज़माने में मतलब यूपी का सिर्फ एक राजा था, है ना, एक राजा था, लेकिन जैसे ही मतलब सब लोग हटा, बस उसका 5 बंटवारा हो गया तुरंत, है ना, तुरंत बंटवारा हो गया। चलो, अब होता है अंग्रेज़ का एंट्री। अंग्रेज़ का एंट्री तो होना ही था, नहीं कैसे होगा भाई, तो अंग्रेज़ आएगा और अपना तो कमाल धमाल तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो उसी की बेसिस पर अब ये 5 सरदार जो था ना, अपना अपना रियासत में चुपचाप से मगन था, आराम से चल रहा था सब कुछ, है ना। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक तो चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हाँ उसको चलने दो, वो थोड़ा सा ठीक है। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग, बीच में हमको डिस्टर्ब कर देता है ये स्क्रीन। हम लोग बात कर रहे थे कि सब कुछ आराम से चल रहा था, और ये 5 सरदार अपना अपना रियासत में पूरा बिजी था और मस्त बिजी था, अपना अपना सब काम भी कर रहा था। बट किंतु परंतु अंग्रेज आया और अपना गेम स्टार्ट किया। सबसे पहले आया 1761 में, पहले आया 1761 का मतलब पानीपत का तीसरा युद्ध, है ना, ये पानीपत का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, जिसमें एक साइड में था मराठा, जाट, राजपूत, सब लोग था, है ना। मतलब एक झटका में इन लोगों को धूल चटा दिया ये ब्रिटिश लोग जैसे ही आए।
सबको लगा था कि मराठा जीत जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ये मतलब सबको लग रहा था कि भाई इधर 3-3 ठो लोग हैं, उधर अंग्रेज है, ऐसा थोड़ी होगा कि जीत जाएगा, नहीं जीतेगा। लेकिन फिर भी अंग्रेज तो अंग्रेज था, अंग्रेज के पास बहुत सारा उस समय का बेस्ट टेक्नोलॉजी उसके पास था, तो बस आया और सबको धूल चटा दिया। अब धूल चटा दिया, पर मतलब होता है ना कि एक तरीके से पानीपत में एक्चुअली बोला भी जाता है, हिस्ट्री में आप देखोगे सुनोगे, पानीपत जो था ना, मतलब पानीपत का लड़ाई जब होता है, जब पानीपत में जब कोई भी लड़ाई होता था ना, तकदीरें बदल जाता था, मतलब उलट पुलट बहुत जल्दी हो जाता था उसमें, है ना, ये सब सारा चीज़। तो एक्चुअली में हम लोग का क्या कहानी बना कि 1761 में हमारा ब्रिटिश आया, हमारा नहीं मतलब ब्रिटिश आया, और पानीपत का थर्ड बैटल में, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आके मराठास को, जाट को और राजपूत को, ये तीनों को धूल चटा दिया, कहानी डिस कर दिया वहीं पर। फिर आता है 1764 बक्सर का युद्ध, ये बहुत निर्णायक युद्ध रहा, और इसके बाद थोड़ा सा और ही भी ब्रिटिश लोग जो था ना वो थोड़ा सा बढ़ चढ़कर आगे आ गया। ब्रिटिश डिफीटेड नवाब ऑफ अवध सूजा उद्दौला, यानी कि अवध का जो नवाब था सूजा उद्दौला, और बंगाल का नवाब जो था मीर कासिम, ये दोनों लोग को मतलब अच्छा टक्कर मिला। बट ऐसा थोड़ी है कि दोनों मिल के जीतेगा और अंग्रेज़ को लड़ा, उधर 3 ठो जीता तो लड़ नहीं पाया अंग्रेज से, इधर 2 ठो भी खेला, जरूर खेला अपना अपने हिसाब से तो ठीक ही किया, बट ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ को हरा देगा, अंग्रेज इसको भी हरा दिया, दोनों नवाब हार गया और यूपी का तकदीर अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। सिंपल सा बात है कि यूपी अब चुपचाप से किसके हाथ में आ गया था? अंग्रेज के हाथ में। ठीक है, अब अंग्रेज के हाथ में आ गया तो ब्रिटिश क्या करेगा? अब ऐसा थोड़ी है कि यूपी आ गया है तो उसको छोड़ देगा, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, अब उसका एक्सपेंशन करेगा। तो एक्सपेंशन करने के लिए बहुत सारा काम, अब बहुत सारा काम में क्या आता है, चलिए भाई हाँ वो देखते हैं। अब अंग्रेज जीतने के बाद क्या किया? अब एक मतलब उनका एक प्लान जो था ना एकदम क्लियर था कि यूपी पर हर कोना में कब्जा करना है, यूपी के हर कोने पर कब्जे करना है, मतलब एक एक चीज़ पर उसका अधिकार होना चाहिए। अब 1773 आता है, 1773 आता है और उसमें अंग्रेज ने मराठा को रोहिलखंड से मतलब एकदम खदेड़ के बाहर कर दिया। 1773 में ब्रिटिश डिफीटेड मराठास इन रोहिलखंड एक्सपेल्ड फ्रॉम दोआब, दोआब से भगाया, मराठा को रोहिलखंड में हराया और दोआब से निकाल के फेंका। ये तो था उस समय। अब जो था सपना ये सब का, मराठा का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। अब एक साल के बाद आता है 1774। 1774 में क्या होता है ना, अंग्रेज ने रहमत खान को शाहजहांपुर में चुनौती दी। शाहजहांपुर था, सॉरी शाहजहांपुर नहीं बोल सकते उसको, शाहजहांपुर बोलिए, शाहजहां हमको बार बार बुलाया था। शाहजहांपुर में रहमत खान को चुनौती दी और वहाँ हरा दिया उसको। वहाँ लड़ा और उसको सीधा बोला, भैया तुम तो मेरे से पार नहीं पाएगा, तुमको भी लपेटेंगे हम, है ना। यानी कि एक तरीके से बोलिए उसको कि जो रहमत खान था उसको हरा दिया और उससे ले लिया। अब उससे ले लिया क्या भाई? पूरा का पूरा रोहिलखंड, है ना, में चुनौती दी और उससे हरा दिया और पूरा रोहिलखंड को अवध के नवाब को दे दिया। अब रोहिलखंड जो लिया ना, अब जैसे शाहजहांपुर में इसको हराया तो उससे तो ले लिया ना वो रोहिलखंड, अब रोहिलखंड किसको दे दिया? अवध के नवाब को दे दिया, खुद नहीं रखा। देखो कितना शातिर था, खुद नहीं रखा, बोला कि भैया हम नहीं रखेंगे, रोहिलखंड को सॉरी अवध को दे दिया उसका चाबी कि लो तुम लो, हम उससे जीत के तुमको दे देते हैं। मतलब अंग्रेज खुद रखा नहीं, नवाब को दे दिया, फिर असली मालिक खुद बनेगा रहेगा। और ये भी बोल दिया कि हम तुमको तो दे रहे हैं बट इसका असली मालिक है, मतलब चलाने के लिए उसको पकड़ लिया कि भाई लो ऐसा करो, तुम चलाओ ला, लेकिन मालिक तो हम ही रहेंगे भैया, मालिक तो किसी और को नहीं रहने देंगे। ये चीज़ 1803 आता है, लॉर्ड लेक आता है उस समय, है ना। 1803 में आए हैं लॉर्ड लेक साहब। ये वो बंदा था जो आकर सीधा अलीगढ़, आगरा और दिल्ली तीनों को एक साथ मतलब एक साथ कब्जा कर लिया। ऐसा था, मतलब खतरनाक इंसान था लॉर्ड लेक। मराठास डिफीटेड मराठास टू कंट्रोल ऑन अलीगढ़, आगरा और दिल्ली, सीधा तीनों को खत्म कर लिया। 1856 ब्रिटिश एनेक्स्ड अवध इनटू ब्रिटिश एम्पायर। और फिर 1856 में, मतलब अंतिम बार 1856 में अंग्रेजों ने अवध जो लास्ट में बचा था उस पर भी अपना एम्पायर में, उसको भी अपना एम्पायर में मिला लिया। बस यूपी पर अंग्रेज का पूरा कब्जा हो गया। तो ये 1773 का कहानी, ये क्या होता है इसे, 1773 का कहानी हो गया, 1774 का कहानी हो गया, 1803 का कहानी हो गया, 1856 का कहानी हो गया। ये ऐसे ऐसे चलते रहा टाइमलाइन के बेसिस पर, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या,
औरंगजेब के बाद जो नाटक शुरू हुआ है, मतलब 5 सरदारों का, जो बड़े योद्धा, जो मतलब दो दो बड़े युद्धों का और फिर एक एक करके ब्रिटिश टेक ओवर का, वो 1856 में जाके ख़त्म हुआ। यूपी पर अब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। ये स्टार्ट हुआ था 5 सरदार से और फिर धीरे धीरे 1856 तक पूरा का पूरा हिसाब हो गया। सीधा कहना है भाई, देखो जो खुद में यूनाइटेड नहीं होते उन्हें कोई और यूनाइट कर देता है अपने इंटरेस्ट में। सिंपल सा चीज़ है, अंग्रेज का यही कहना था और वो कर भी लिया, है ना। चलो भाई, ये चीज़ तो हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, अब इसमें हम लोगों को मिला क्या क्या। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला है एग्जाम्स के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यूपी में 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना, वो चीज़ तो हम लोग देख ही लिए, वो पहला हो गया। फिर मेरठ में कौन था भाई, तो नाजिब खान था, मेरठ में नाजिब खान था, है ना। दूसरा रोहिलखंड में कौन था, रहमत खान था, पठान सरदार था वो नाजिब खान। सेंट्रल दोआब में कौन था, नवाब ऑफ फर्रुखाबाद, ठीक है। फैज़ाबाद में कौन था, लखनऊ। फैज़ाबाद में कौन था भाई, तो फैज़ाबाद में कौन था, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध, है ना, ये था। उसके बाद बुंदेलखंड में कौन था भाई, तो मराठा था, बुंदेलखंड में मराठा था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 1761 में। ब्रिटिश ने किसको हराया भाई, तो मराठा जाट राजपूत को हराया। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में। 1764 में किसको हराया गया, ब्रिटिश ने सुजाउद्दौला यानी कि अवध ऑफ नवाब और नवाब ऑफ बंगाल, अवध ऑफ नवाब नहीं, नवाब ऑफ अदब, सॉरी, अवध के नवाब को हराया और नवाब ऑफ बंगाल को हराया, यानी कि सुजाउद्दौला और मीर कासिम को हराया 1773 में। उसके बाद आता है 1773 बात कर लेते हैं। ब्रिटिश ने मराठास को रोहिलखंड से निकाल के फेंका। 1774 में फिर आया, बात आता है फिर 1774, रहमत खान को शाहजहांपुर में हराया और रोहिलखंड किसको दे दिया भाई, अवध को दे दिया। 1803 का बात आता है ना। 1803 आया, लॉर्ड लेक आया, मराठा को हरा के अलीगढ़, आगरा और दिल्ली, AAD, अलीगढ़, आगरा और दिल्ली तीनों को कब्जा में ले लिया और फिर फाइनली अवध को अपने एम्पायर में मिला लिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, हम रिवीजन भी करा देंगे लास्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं 1857 का, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जब यूपी ने आग पकड़ ली। अब यूपी में आग पकड़ा 1857 में, क्या था भाई, तो कार्टरिज का कहानी था। अब कार्टरिज का कहानी स्टार्ट होता था साल 1857 में, है ना। 1857 में यूपी में अंग्रेज की हुकूमत थी, यूपी में चल रहा था अंग्रेज का हुकूमत, पर अंदर ही अंदर एक आग सुलग रही थी। लेकिन होता है ना कि जैसे क्लास में जैसे मॉनिटर है, अब कोई मॉनिटर चल रहा है, मॉनिटर काम कर रहा है ना। मॉनिटर से सब डर तो जरूर रहा है, लेकिन उसके प्रति सब लोग का खुन्नस भी है कि भाई इसको बाहर निकलो, बाहर निकलेंगे तब इसको कूटेंगे, तब बताएंगे। तो ये चीज़ चल रहा था, उसी तरीके से था। यूपी में अंग्रेज का हुकूमत था, पर अंदर ही अंदर एक आग सुलग रहा था। जवान सिपाही दिन रात अपनी फ़ौज में काम करते, पर उनके दिल में गुस्सा भड़क रहा था। ऑब्वियस है ना भाई, उनको देख के भी लग रहा था कि एक तो बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग, दूसरा मेरे से ही काम करवा रहा है, मेरे ही को परेशान कर रहा है, ये सब चीज़। और बस इसी सब चीज़ को लेके वो क्या हो गया, एक चिंगारी बना, उस बीच में एक चिंगारी बना कार्टरिज। अब कार्टरिज क्या था वो समझते हैं, है ना। उस समय ऐसे अगर देखा जाए, मतलब कहानी का ही पार्ट है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। 1857 का है मेरठ कंटेनमेंट, ये सब हम लोग कहानी में ही कार्टरिज। पहले बात कर लेते हैं कार्टरिज। अब कार्टरिज क्या था, अंग्रेज फौज ने एक नया कार्टरिज बनाया था। अब कार्टरिज क्या होता है ना, कि जिसमें बारूद भरा हुआ होता है, उसको निकाल के बंदूक में डालना होता है, फिर उसको पता नहीं क्या क्या करता है, तो उसके बाद गोली चलता है। ठीक है, तो अंग्रेज फौज ने एक कार्टरिज बनाया जिसमें सुअर और गाय का चर्बी लगा था। अब देखो कि एक तरफ पिग का चर्बी है ना ये, और एक तरफ है काऊ का चर्बी। तो ये दो रिलीजन का सेंटिमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा झटका पहुंचा, सुअर और गाय का चर्बी लगा दिया था, ठीक है ना। और उसको दांत से काटना पड़ता था, जिसको दांत से काट के खींच के, हाथ से उखड़ता नहीं था, तो दांत से खींच के बंदूक में डालना होता था। अब हिंदू और मुसलमान इसमें आता है। अब हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धर्म का अपमान था डेफिनेटली था, ठीक है, ये वाला चीज़ दोनों के लिए धर्म का अपमान था। उस समय था ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, ये मेरठ कंटेनमेंट से चल रहा था, मेरठ छावनी। हम लोग कहानी में आ ही जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, फिर रिवीजन कर ही लेंगे हम लोग। तो ये हो गया क्या भाई कि हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म का अपमान था। अब मेरठ छावनी के 3rd कैवलरी रेजिमेंट अब आते हैं यहाँ पर। मेरठ छावनी हो गया ये,
है ना। और इसमें बात होता था 3rd कैवलरी रेजिमेंट में, है ना। अब इसमें क्या हुआ ना कि जवान जो था, जो भी सोल्जर लोग था ना, वो सीधा मना कर दिया कि हम ये कार्ट्रिज हाथ में भी नहीं उठाएंगे। सिंपल सा बोल दिया कि भैया देखो, हम ये कार्ट्रिज को मुंह से खोलना तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, इसको तो हम हाथ में नहीं लगाएंगे। अंग्रेज भड़क गया, वो बोला अरे बेटा तुम कैसे हाथ नहीं लगाएगा, अभी देते तुमको हिसाब, 3rd डिग्री टॉर्चर। अब वो जवान को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जंजीर लगाया, पूरा बेइज्जती किया, ये वो फलाना ढिमकाना सब किया। और मतलब एक तरीके से अब ये समझ सकते हो, पूरा भर पेट टॉर्चर किया, बहुत मारा कूटा, ये वो एकदम हिसाब बराबर, एकदम सरिया दिया मार के, लेकिन फिर भी नहीं माना। और ये वही एक मतलब ऐसा बोल सकते हैं, वही क्या बोलते हैं, वो आखिरी कतरा था जो किसी चीज़ को छलका दिया। मतलब जैसे प्याला है, प्याला में तब तक भरते जा रहे पाप का घड़ा भर गया, बस ऐसे समझ लीजिए, उतना ज़्यादा डायलॉग नहीं, पाप का घड़ा भर गया, यहीं पर पाप का घड़ा भरा, बस अब हो गया कहानी शुरू। पूरा का पूरा एक कार्ट्रिज पूरा हिंदुस्तान को जला दिया। ये कैसे कैसे हुआ वो हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे। एक पूरा का पूरा कार्ट्रिज जो था ना, पूरा का पूरा हिंदुस्तान को जला दिया। अब इतिहास में ये होता है, छोटा सा चीज़ रहता है ना, लेकिन धमाका बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, छोटा चीज़ यानी कि छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग 10 मई 1857 में। ये कहानी था, इसके हम बताएं कैसे कैसे कहानी चल रहा था, ये सब चीज़ तो बताना जरूरी था, थोड़ा सा एक बनता है ना ये चीज़। अब मेरठ में तूफान उठा, 10 मई 1857, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने बंदूक उठा ली, सीधा बोला कि भैया हम तो नहीं होगा, हम तो जो नहीं करेंगे, देंगे सबको, कूटेंगे, आएगा सीधा मारेंगे अंग्रेजों को, अमेरिका में। अंग्रेज के खिलाफ अपने देश के लिए बंदूक उठा लिया, एकदम सब भाला भरसी सब तैयार लेके बैठा, अमेरिका आएगा बोलेगा ज़्यादा, देंगे सब खाए पिए भरे यहीं पर। अब इस आंदोलन का श्रेय था किसको जाता है भाई, एक बंदा था मंगल पांडे। ओ भाई गॉड, क्या बंदा था, बंगाल रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे। वो आगे आया, आवाज़ दी और लोगों को जगाया, बोला उस दिन जो आग मेरठ में लगी वो जल्द ही पूरे यूपी में फैली। अब जैसे ही मतलब ये चीज़ जो सिर्फ मेरठ में था ना, वो इसके चक्कर में जो मंगल पांडे का जो रिटेलिएशन जो हुआ ना, पूरा का पूरा भारत में फैला। उस वक्त दिल्ली में बैठा था ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, ये बंदा बैठा हुआ था उस समय, है ना, ब्रिटिश गवर्नर बन के, पर वो कुछ कर नहीं सका, वो कुछ कर नहीं पाया। मतलब आंदोलन इतना तेज था ना, उसको मौका ही नहीं पता चला, मतलब एकदम लाइटनिंग फास्ट से एकदम फटफट फटफट बढ़ गया, पूरा का पूरा र्यूमर्स फैल गया, ये वो हो गया कि भाई मंगल पांडे में पूरा चर्चा, एकदम रातों रात पॉपुलर, इंस्टाग्राम में एकदम, व्हाट्सएप में सब में स्टेटस लगने लग गया उसका। मंगल पांडे नाम में ही मंगल था, अब मंगल था, और उन्होंने सच में एक नया मंगल का शुरुआत भी कर दिया था, शुभ दिन स्टार्ट कर दिया था भाई, ये चीज़ था। चलो भाई, अच्छा है ना। तो समझ में आ गया ये कहानी। देखिए 1857 का कहानी हो गया, मेरठ कंटोनमेंट हो गया, फिर लॉर्ड कैनिंग उस समय का था, उसके बाद सुअर और गाय का चर्बी, ये जो था मतलब रीजन था, और 3rd कैवलरी रेजिमेंट मेरठ रिफ्यूज टू यूज़ दे, और उसके बाद उसको टॉर्चर वॉर्चर किया गया, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, और लीड किया गया किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। अब आते हैं दिल्ली पर। अब दिल्ली पर कब्जा हुआ, दिल्ली फतह 11 मई 1857 का, 11 मई 1857, हाँ 11 मई 1857 का बात है, सिर्फ एक दिन बाद, यानी कि देखो 1800 मतलब 10 मई 1857 को ये सब कांड हो रहा था, 11 मई सिर्फ एक दिन के बाद सिपाही दिल्ली पहुंच गया। अब सिपाही दिल्ली पहुंच गया, पूरा का पूरा सब लोग जितना भी था, सब लोग सिपाही मिलकर दिल्ली पहुंच गए, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और पूरे जोश के साथ मुगल बादशाह बहादुर शाह 2 को, जो कि सिर्फ नाम का बादशाह था, असली ताकत तो अंग्रेजों के हाथ में थी, हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। मतलब ये समझो कि ये लोग जो रिटेलिएशंस करते 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 लोग एक दिन के बाद दिल्ली पहुंच गए, अब दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और वहाँ जो था मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है ना, जो सिर्फ नाम का बादशाह था, एक्चुअली वो अंग्रेज का कठपुतली ही था, बट उसको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। उसको बोला कि भैया अब तुम बनो सम्राट हिंदुस्तान का, अंग्रेज वंग्रेज गया भाड़ में, तुम काम करो, ठीक है। एक बुढ़े शायर बदमाश को अचानक पूरी एक क्रांति का चेहरा बना दिया गया। अब वो लोग जो था, जो क्या सिपाही लोग जो आया हुआ था, उन लोग क्या किया, सीधा सीधा पूरा जिम्मेवारी किसको दे दिया, हिंदुस्तान का सम्राट। अब कुछ होगा तो बोलेगा देखो ये हिंदुस्तान का सम्राट है, इसको पकड़ो, जो भी करना है करो, ये लोग मुझे सम्राट बना रहे, मैं तो सिर्फ
गज़लें लिखता हूँ, ये लोग मुझे सम्राट बना रहे हैं। उसका कहना मतलब सोचता होगा भाई हम तो सिर्फ गज़ल वजल लिखते हैं, गाना उना गाते हैं, फूल सूंघते हैं, ये लोग हमको पूरा सम्राट बना दे रहा है। पर ये जोश का लम्हा था और जोश में लोगों ने अपना दिल दिखाया। ठीक है भाई, अच्छी बात है, और उसको भी सही लगा होगा जो भी था, है ना। 11 मई 1857 इंडियन सिपाहीज कैप्चर दिल्ली। दिल्ली डिक्लेयर्ड बहादुर शाह द्वितीय मुगल एम्पायर एज एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आता है बैटल ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली में होता है लड़ाई, किसके साथ भाई? तो बंदा था जॉन निकोलसन, है ना, जॉन निकोलसन और बख्त खान। बख्त खान, जनरल बख्त खान। जून 1857 में दिल्ली में दो फौजें आमने सामने। एक तरफ था जनरल बख्त खान और इंडियन सिपाहियों का कमांडर जो दिल में आज़ादी का सपना लिए लड़ रहा था, और दूसरा तरफ था जॉन निकोलसन, अंग्रेजी फौजों का खूंखार कमांडर, मतलब अखरकन था उसमें। वो मतलब केकरो गिनता नहीं था, बड़ी मारता था, बड़ी सबको मारता था, मतलब क्या ही बोले, हद पार कर दिया था वो, मतलब ब्रुटैलिटी का। जंग हुआ, लहू बहा, और अंत में अंग्रेज जीत गया। बट इतना खूंखार था, सब कुछ था उसके पास, तो ऑब्वियस है भाई जॉन निकोलसन जीत गया। ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली, अब दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर लिया, दिल्ली वापस उनके हाथ में आ गया। बहादुर शाह जफर जो था उसको अरेस्ट किया गया, और बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत का आखिरी चिराग जो बज रहा था गिरफ्तार कर लिया गया। बेचा उसी को ना सम्राट बना, तो उसी को गिरफ्तार करेगा, ऑब्वियस है। तो उन्होंने रंगून, मतलब उसको ना रंगून भेज दिया गया। बर्मा, बर्मा एक जगह है जहाँ एक छोटा सा प्लेस है रंगून, रंगून भेज दिया गया, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन एक कैदी की तरह जी के गुजारे। मतलब उनको बेचारा, देख लो, सम्राट था और बेचारा कहाँ कैदी की तरह ख़त्म हुआ कहानी, है ना। तो ना उसका एक स्टेटमेंट आता है कि जब जेल उल में बंद था ना, तो वो वहाँ कुछ लिखा था, बुक लिखा था, जो भी लिखा था उसमें ये लिखा था, कितना है बदनसीब जफ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिले। मतलब एक स्टेटमेंट था, मेरे को पूरा याद नहीं, बट इसका कहना ये था कि कितना ही बदनसीब था ये बहादुर शाह जफर, जो इतना सम्राट था, इतना पूरे हिंदुस्तान का सम्राट बना हुआ था, और उसको मतलब कि भारत में दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिला था। ये चीज़ था, ठीक है। ये था, ये अंत हो गया पूरा का पूरा मुगल सल्तनत का, ये दुख भरा अंत था। ये तो कहानी ख़त्म हो गया यहाँ पर, बहादुर शाह जफर ख़त्म, रंगून में ही। सोच लो, इंडिया में, इंडिया का सम्राट होकर इंडिया में नहीं मारा, 2 गज ज़मीन भी उसको नहीं मिला। चलो भाई, ये चीज़ समझ में आ गया, इतना सारा। एक क्विक टेबल देख ले हम लोग। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1773 ब्रिटिश डिफीटेड मराठास इन रोहिलखंड, 1774 रहमत खान डिफीटेड शाहजहांपुर, 1803 लॉर्ड लेक्स टेक्स अलीगढ़, आगरा और दिल्ली, अलीगढ़, आगरा और दिल्ली को जीता। 1856 में अवध एनेक्स बाई ब्रिटिश, ब्रिटिश में मिला लिया गया। 10 मई 1857 रिवोल्ट स्टार्ट हुआ मेरठ में। 11 मई, ठीक एक दिन के बाद, दिल्ली कैप्चर्ड बाई सिपाहीज, जितना भी सिपाही उपाही था सब पहुंच गया दिल्ली, दिल्ली में सब कैप्चर कर लिया। जून 1857 ब्रिटिश कैप्चर करी दिल्ली, किसके? जॉन निकोलसन, जॉन निकोलसन ही था ना वो बंदा, जॉन निकोलसन, हाँ जॉन निकोलस, जॉन निकोलसन नहीं था, जॉन निकोलस था, ठीक है। ये तो है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा समरी टाइप का देख सकते हो। 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, नॉर्थ दिल्ली, लीडर ऑफ रिवॉल्ट मंगल पांडे, गवर्नर ड्यूरिंग वर्ल्ड, लॉर्ड कैनिंग, लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर सेंट टू रंगून, लॉर्ड लेक 1803, अलीगढ़, आगरा, दिल्ली, अवध एनेक्स्ड 1856, 1 ईयर बिफोर रिवॉल्ट, इंपॉर्टेंट कॉज, ये सब चीज़ हो सकता है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कहानी। ये सब चीज़ तो हम लोग देख लें कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब आते हैं यूपी का जो शहर था, अलग अलग शहर जो बना हुआ था यूपी का, शहर में आग फैला। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग मेरठ का, है ना। 10 मई 1857 विद्रोह का शुरुआत हुआ। थर्ड कैवलरी, ये तो हम लोग देखे ही थे, थर्ड कैवलरी के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया। इंडियन सोल्जर्स लेड बाय थर्ड कैवलरी ब्रोक इनटू रिवॉल्ट। यूरोपीय अफसरों को विद्रोहियों ने मार डाला। यूरोपियन जूनियर ऑफिसर्स हु ट्राइड टू स्टॉप द रिवॉल्ट वेयर किल्ड, है ना। मतलब समझते हैं, देखो 10 मई 1857 था, मेरठ छावनी में रात का अंधेरा था, पर अंदर का आग बुझा नहीं था, वो भड़का हुआ था, भड़क उठा था पूरा का पूरा। ओ सॉरी,
अबीर लगा हुआ था। जो भी यूरोपियन ऑफिसर आया इस आग को बुझाने, वो खुद इस आग में सुहा हो गए। सिपाहियों ने उन्हें मारा और यूरोपियन क्वार्टर्स पर हमला कर दिया। मतलब जो भी यूरोपियन क्वार्टर्स वगैरह में रहता था वो सबको मतलब कहानी कर दिया। वो बंगलो, वो कोठी, वो ऐशो, सब कहानी खत्म, सबको निशाना बनाया। शहर के बाजार में भी मतलब जनता लोग उतर गया। एक धान सिंह गुर्जर सॉरी, हाँ, है ना। बाजार की भीड़ ने ऑफ ड्यूटी सैनिकों पर भी हमला किया था। कॉर्ड्स इन बाजार, ये लगभग 50 भारतीय नागरिक सिपाहियों द्वारा मारे गए। ये सब चीज़ हुआ था। यूरोपियन धान सिंह गुर्जर ने शहर में दंगों को प्रोत्साहित किया। जो बंदा था ना, वो दंगा को प्रोत्साहित किया था। कोतवाल धन सिंह मेरठ क्रांति के नेता। कोतवाल धन सिंह वॉज द लीडर ऑफ मेरठ क्रांति। मेरठ क्रांति का लीडर कौन था? कोतवाल धन सिंह। ठीक है, धन सिंह गुर्जर, अच्छी बात है भाई। कुछ ऑफिसर्स और परिवार रामपुर के नवाब के शरण में भागे। कुछ ऑफिसर्स, और हुआ क्या था हम बताते हैं आपको, देखिए ठहरिए। सबसे पहले तो ये होगी यूरोपियन क्वार्टर्स वगैरह में हमला किया गया, आग लगाया गया, ये सबको ख़त्म कर दिया। अब शहर के बाजार में भी जनता उतर ही गया था। धान सिंह गुर्जर एक कोतवाल था, दिलेर कोतवाल, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जज्बा वाला इंसान था। मेरठ को लोगों को जगाया और उन्हें क्रांति की तरफ प्रेरित किया। मतलब क्रांति की तरफ, मतलब उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग फिर से कब्जा करेगा। बाजारों में भी ऑफ ड्यूटी अंग्रेज़ों फौजियों पर हमले हुए। कुछ इंडियन सिविलियंस, कुछ तो वो जो मतलब कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपना जैसे उसका मालिक अंग्रेज बना हुआ, तो अंग्रेज को बचाने के चक्कर में भी था, वो भी उस तूफान में मार दिया गया। कहानी खत्म हो गया कि भैया तुम अंग्रेज के फेवर में मत खड़ो। पर एक दिलचस्प बात है, उस समय 11th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कुछ सिपाहियों ने कौन सा था हम बताते हैं, हाँ, 11th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कुछ सिपाहियों ने अपने भरोसे के अंग्रेज ऑफिसर, मतलब होता है ना कि ये मेरा भरोसा का भाई, इसको कुछ नहीं, ये कुछ नहीं किया था, ये भरोसा का है ना, उसके ऑफिसर्स, औरतों और बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। पहले उन्हें बचाया, फिर क्रांति में कूद गया। पहले उसको बचा लिया और फिर बोला कि भैया तुम लोग निकलो यहाँ से, ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे, तुम लोग मत मरो झूठ में, तुम लोग अच्छा आदमी है, ये वो, है ना। कुछ अंग्रेज रामपुर भाग गए, जहाँ के नवाब ने उन्हें पनाह दी। यही चीज़ यहाँ पर है, रामपुर के नवाब के शरण में भाग गए थे। ठीक है, ये चीज़ हुआ। बात करते हैं लखनऊ में। लखनऊ अवध की राजधानी थी। लखनऊ वॉज द कैपिटल ऑफ अवध। विद्रोह सिपाहियों के साथ पुरानी अवध सेना के बर्खास्त सैनिक भी शामिल हुए। अब इसका कहानी देख लेते हैं। लखनऊ अवध की शान, है ना, अवध की शान, नवाबों का शहर, बिरयानी, तहजीब और शहर का शहर, मतलब शायरी का शहर, एक तरीके से बोल सकते हैं शायरी का शहर। पर 1857 में ये शहर भी क्रांति का अखाड़ा बन गया था। 1857 में यहाँ भी धूम धड़ाका हुआ। जब अवध को अंग्रेजों ने 1856 में अपने एम्पायर में मिलाया था, अवध को अंग्रेजों ने 1856 में एम्पायर में मिला था, अवध को मिला के अपना एम्पायर में मिला था, तब वहाँ की पूरी मतलब पुरानी अवध का फौज तोड़ दी गई थी। मतलब वो मतलब एक तरीके से समझ लो, क्या बोल सकते हैं उसको, पूरा अवध सेना जो था ना उसको बर्खास्त कर दिया गया था, मतलब डिसबैंड कर दिया गया था, एक तरीके से बोल लीजिए। तो वो तमाम जितना भी अब डिसबैंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो सिपाही बेरोजगार हो गया। तो बेरोजगार सिपाही जो मतलब जिनकी नौकरी चली गई, सब कुछ कर गया, तो वो करते क्या, वो सब मेरठ के बागी सिपाहियों के साथ आ गए। होता है ना, खाली है तो चलो भाई कुछ नहीं तो कुछ ये कर लेते थे। तो एक नया ताकतवर मोर्चा बन गया, वहाँ पर एक नया ताकतवर मोर्चा बन गया। अब मोर्चा बना और उस मोर्चे का लीडर कौन बना भाई, तो कोई मर्द नहीं, एक बेगम। अब वो बेगम कौन थी, बेगम हज़रत महल, है ना, बेगम हज़रत महल उसका लीडर बनी। अब बेगम हज़रत महल के बारे में बात करते हैं। तो अवध का जो एक्स राजा था उसकी बेगम थी, आगे आई, तख्त संभालना और आंदोलन की बागडोर थाम ली। तख्त को भी संभाला और आंदोलन का बागडोर को भी संभाला। अब उसका बेटा था एक ब्रिजेश कादर करके, है ना। बेगम ने अपने बेटे ब्रिजेश कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, अवध का नवाब घोषित कर दिया ताकि बाद में कोई ना बोले कि भाई ये पहले मार उड़ देगा, दिक्कत हो जाएगा। मार्च 1858 विद्रोह सिपाहियों ने ब्रिटिश रेसिडेंसी पर कब्जा किया, है ना, विद्रोहियों ने ब्रिटिश रेसिडेंसी पर कब्जा कर लिया। अंततः अंग्रेजों ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया। फिर से वही चीज़, मतलब इससे पार ही नहीं पा रहा था, ये बड़ी अड़ी जंग जैसा बैठा हुआ था ये अंग्रेज। ठीक है,
ये क्या बोलते हैं, बेटा तो बैठ गया ब्रिजेश कादर, अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। और मार्च 1858 में बागी सिपाहियों ने बेगम हजरत महल की अगुवाई में ब्रिटिश रेसिडेंसी पर कब्जा कर लिया। वो जगह जहां अंग्रेजों का घर उनका आशियाना था। अब कब्जा तो किया, पर कहानी में ट्विस्ट आया। ब्रिटिश फोर्स ने दोबारा ताकत जोड़कर लखनऊ वापस जीता। अब ब्रिटिश भी कम थोड़ी था, उसके पास तो सब व्यवस्था भी था, तो वो सब अपना ताकत वाकत जोड़ा, लखनऊ पर वापस आया और बेगम को हार मानना पड़ा। अब बेगम को हार मानना पड़ा तो बेगम पकड़ाई नहीं, पर बेगम हजरत महल ने घुटने नहीं टेके, वो नेपाल भाग गई। नेपाल गई एक शेरनी की तरह जो जंगल में वापस जाती है पर शीश नहीं झुकाती है। मतलब ये हो गया कि वो चली तो गई लेकिन वो कभी झुकाई नहीं, मतलब सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, वही हिसाब था उसका। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई, यहाँ पर हो गया ये आपका कहानी। अब आते हैं हम लोग कानपुर में। कानपुर का कहानी क्या है भाई, तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग नाना साहेब और तात्या के बारे में। अब नाना साहेब का पेंशन ही छीन लिया गया था बेचारा। नाना साहेब लीडरशिप कौन थे कानपुर से, नाना साहेब पेशवा बाजीराव दो के दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, है ना। 5 जून 1800 नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया। नाना साहब डिक्लेयर्ड एज द पेशवा ऑफ कानपुर, है ना। अब देखो हुआ क्या, अब इसमें कारण क्या था कि अंग्रेज़ ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी। ये जो होता ना, मतलब रिवॉल्यूशन जो भी चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने का वजह इनका ये था कि अंग्रेज उसका पेंशन बंद कर दिया था। तो बस ये भी भड़क गए भाई, ऐसा तो होगा नहीं। हुआ क्या, ठीक है, चलो देखते हैं। पेशवा बाजीराव दो का मतलब एडॉप्टेड, मतलब गोद लिया हुआ बेटा था ये कौन, नाना साहेब, है ना। अंग्रेज रूल में एक नियम था, अगर राजा का अपना बेटा नहीं है और वो किसी को गोद लेता है तो उस गोद लिए बेटे को पेंशन नहीं मिलेगी। अब इस चीज़ का बहुत नुकसान हुआ किसको भाई, नाना साहब को। अब गोद पेंशन नहीं मिलेगा तो पेंशन तो बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने नाना साहब का पेंशन ही बंद कर दिया। अब तुम्हारे अब वो लोग बोला क्या कि तुम्हारे बाप का राज गया, तुम्हारी पेंशन भी गई, कहानी खत्म। अब तुम्हारा बाप का राज चला गया, अब तुम्हारा पेंशन भी तुमको नहीं मिलेगा। नाना साहब का खून खोला, दिया वो हिसाब कर, और 1857 की क्रांति में आग फैली। नाना साहब ने सोच लिया अब बस अंग्रेजों को सब सिखाना ही पड़ेगा। उसका सिर्फ पेंशन बंद हुआ जिसके वजह से नाना साहब ये क्रांति में भाग ले लिया। सोचो 5 जून 1857 कहाँ गया भाई, ये है ना। 5 जून 1857 नाना साहब ने कानपुर की बागडोर संभाली और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। बागडोर संभाल लिया और खुद को पेशवा भी घोषित कर दिया भाई, चलो ठीक है। कानपुर पर उनका कब्जा हो गया, कानपुर पर उनका कब्जा हो गया। एक बड़ा फतह था ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एक बड़ा विक्ट्री था। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होता। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ तो कहाँ होगा, चलिए। अंग्रेज चुप नहीं बैठा, अंग्रेज जो था चोट्टा था, वो चुप नहीं बैठेगा, है ना। अब चुप नहीं बैठा, नया रीइंफोर्समेंट आया, मतलब नया सब कुछ तैयार किया, सब कुछ ये वो ताज़ा फौज, नया हथियार, सब कुछ एकदम साज धाज, एकदम मस्त मिसाइल विसाइल बम्बर तम्बर लेके आया। कानपुर दोबारा ब्रिटिश कब्जे में। जैसे ही वो अपना सब सामान उमान साज के आया भाई, लड़ा बड़ा कानपुर फिर से उसके हाथ में आ गया। मतलब फेरा फेरी चलते रहता है। अभी तुम हम चलिए ना, आते हैं 10 दिन के बाद, उसके बाद तुमको पटक के तुमसे छीनते हैं बिठारो, बस वही हो रहा था। इस बार अंग्रेजों ने कोई नरम दिल नहीं दिखाया। इस बार जो अंग्रेज जो आया था ना, वो मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि क्या ही बोल सकते हैं, कौवा खा के आया था, मतलब एकदम कठोर हो गया था। जो बागी पकड़ा गया उनको या तो फांसी दे दिया गया, और नहीं तो करता क्या था ना, ये जो तोप रहता ना, तोप का मुंह में बांध देता था और तोप चला देता था, उड़ा देता था। ऐसा बोलो, ऐसा जालिम था, नहीं कुटाई खाएगा बताओ, तो बस ऐसा ही जालिम था। मतलब एकदम रहम नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, उड़ा देता था, लिटरली तोप से उड़ा देता था। अब इसको कहा भी जाता था, इस सजा का नाम था ब्लोन फ्रॉम कैनन। ब्लोन फ्रॉम कैनन, याद रखिएगा, ब्लोन फ्रॉम कैनन, कैनन से उड़ाना, ठीक है। अंग्रेज का सबसे दर्दनाक इंतकाम था ये। चलो, नाना साहब भाग गए, कहाँ आज तक नहीं पता, किसी को नहीं, मतलब ये रहस्य एक तरीके का सीक्रेटली रह गया, अभी तक पता ही नहीं चला कि कहाँ गए थे ये वो। अब आते हैं तात्या गुरु के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा हम लोग। पेंशन बन गए, नाना साहब भाग गए, लेकिन उनके सेनापति तात्या टोपे ने संघर्ष जारी रखा।
बात है 6 नवंबर 1857 का। ठीक है, अब ये तो चले गए और नाना साहब चले गए, तो तात्या जो थे ना उनका कमांडर थे, तो तात्या टोपे कैसे चले जाते, तो वो तो बहुत बहुत हैवी पर्सन थे, बहुत ही मतलब जोशीला इंसान थे। 6 नवंबर 1857 को तात्या टोपे ने ग्वालियर रेजिमेंट के सिपाहियों के साथ मिलके कानपुर दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। वही चीज़ हुआ। अब तात्या गुरु जैसे ही आया, वो सब क्या किया, ग्वालियर रेजिमेंट से मिला और पूरा का पूरा कानपुर पर कब्जा कर लिया फिर से। ये चीज़ हो गया। अब 6 नवंबर को किया। अब दिसंबर 1857 आता है और उसमें सर कॉलिन कैम्पबेल एक बंदा आता है, जनरल, दबंग जनरल, वो उसके बाद फिर से कानपुर को उठा पटक करके तीसरा बार फिर अपने कब्जे में कर लेता है। दिसंबर मतलब 1 महीना रहा होगा बामुश्किल। फिर अंत में तात्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है, तात्या टोपे पकड़ा जाता है बेचारा, उस पर मुकदमा चलाया जाता है और सीधा फांसी दे दिया जाता है। एक ऐसा योद्धा जो तोपों के सामने खड़ा रहा, जो बार बार हार पर हार रहा था, मतलब हार भी रहा था, ठीक है ना, बट लड़ना उसका अंत फांसी के फंदे से हुआ, है ना। मतलब एक तरीके से बोल लीजिए, वो रुका नहीं, वो डटा रहा हमेशा, उसको फांसी पर ही लास्ट में ख़त्म किया गया। ठीक है, तात्या टोपे को सलाम है भाई, उन्होंने प्रूव किया कि हर इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। हार मान लेना अलग बात है और हार जाना अलग बात है। मान लो तो अलग चीज़ है और हार जाना अलग चीज़ है। ठीक है, चलो आते हैं झांसी में। अब झांसी का क्या कहानी है, नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई, तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी एक छोटी सी रियासत पर एक बड़ी दिल वाली रानी, मतलब एक छोटा सा जगह था, बट यहाँ की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, दिल वाली थी और बहुत ही करेजेस, बहुत ही ब्रेव। रानी लक्ष्मीबाई का दर्द वही था जो नाना साहब का था, अंग्रेज का वो जालिम नियम, गोद लिए बेटे को तख्त नहीं मिलेगा, बस वही चीज़ यहाँ भी चल रहा था। रानी के पति राजा गंगाधर राव गुजर गए थे, है ना। देखो, अंग्रेज ने उनके दत्तक पुत्र झांसी पर हक नहीं माना, झांसी का हक नहीं माना और 4 अप्रैल 1857 को सर ह्यू ग्रोज ने झांसी पर कब्जा किया। अब इसके बीच का कहानी क्या है वो हम बताते हैं आपको। रानी लक्ष्मीबाई का दर्द वही था जो नाना साहब का था, ये तो हम लोग डिस्कस किए। अंग्रेज का वही जालिम नियम, भाई अडॉप्टेड बच्चा लोग को हम कुछ नहीं करने देंगे, उसको आगे राजा नहीं बनने देंगे, ये एक बड़ा खतरनाक चीज़ था। फिर रानी के पति राजा गंगाधर राव गुजर चुके थे, उन्होंने अपने एक बेटे को गोद लिया था, है ना, एक बेटे को गोद लिया था ताकि झांसी की गद्दी खाली ना रहे। होता है ना कि चलो भाई गोद ले लेते, झांसी अगर नहीं रहेंगे तो आगे उत्तराधिकारी कौन बनेगा। पर अंग्रेज ने साफ मना कर दिया। अंग्रेज बोला भैया ऐसा कुछ नहीं चलेगा, तुम्हारा गोद लिया बेटा झांसी का राजा नहीं बनेगा, झांसी अब हमारी हो गई है। तो रानी का दिल टूटा, रानी का दिल टूटा अलग, पर हिम्मत नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों के सामने हाथ नहीं फैलाया, तलवार उठा ली, सीधा बोला कि अच्छा ठीक है, तुम लोग नहीं मानेगा ना, तुम लोग से हाथ नहीं फैलाएंगे, नहीं भैया कर लो, ऐसे चच्चा कर लो, मुन्ना कर लो, ना 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 ना, सीधा तलवार, सीधा मारेंगे, वो उठा पटक कर देंगे सीधा। 1857 की क्रांति की आग में वो कूद गई। अब अपनी झांसी के लिए, अपने बेटे के हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अब ये लड़ाई करना था। ये 3 चीज़, अपने लिए भी है, अपनी झांसी के लिए और अपने बेटे के हक के लिए और स्वाभिमान के लिए। फिर आता है 4 अप्रैल 1858, सर ह्यू ग्रोज अपनी ताकतवर ब्रिटिश फौज लेकर झांसी के दरवाजे पर आ गया। जंग हुई, खूनी डरावनी जंग। रानी ने गारंटली पूरी बहादुरी से मुकाबला किया, मतलब बहुत खतरनाक जंग हुआ था और उसमें रानी लक्ष्मीबाई जो था ना बहुत ही बहादुरता से लड़ी थी। पर अकेले क्या कर सकती थी एक रानी, जब पूरी ब्रिटिश फौज दरवाजे पर, अकेली रानी क्या करती, कुछ नहीं हो पाया, वो भी बहुत लड़ी डटी, है ना। झांसी हाथ से निकल गया, रानी को निकलना पड़ा शहर से। अब रानी निकल गई, वहाँ से तो निकल गई पर वो टूटी नहीं। झांसी गई पर रानी का आत्मा नहीं गया, रानी का आत्मा वहीं बस रहा था, है ना। 17 जून 1899 रानी लक्ष्मी ग्वालियर से लड़ते हुए शहीद हुई रानी अब झांसी 17 जून 17। अच्छा ये अभी तो ये तो आगे हम तो कहानी आगे पहुंच गए, यहाँ पर थे।
4 अप्रैल 1858 में सर ह्यू ग्रोज ने झांसी पर कब्जा किया। रानी ने वीरता से युद्ध किया, फिर तात्या टोपे से मिली। मतलब यहाँ से निकल के अब यहाँ से हम लोग कहानी आगे देखेंगे कि तात्या टोपे से वो कैसे मिली। तात्या साथ आया, ग्वालियर जीता और फिर कहानी आगे बढ़ा। अब झांसी से निकल कर रानी लक्ष्मी आई अकेली नहीं थी, उनके साथ आकर मिला उनका पुराना साथी तात्या टोपे, तात्या गुरु जिनको बोलती थी वो, तात्या गुरु। दोनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई। झांसी गया तो क्या हुआ, ग्वालियर तो है। अब देखो उन लोग ना मिलकर रीति बनाया क्या कि देखो झांसी तो गया, चलो ठीक है, ग्वालियर तो है, फिर से हम लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर से कब्जा करेंगे। और फिर वो साथ चले ग्वालियर की तरफ। उन्होंने ग्वालियर पर हमला किया और उसे जीत लिया। अब ग्वालियर तो है तो ग्वालियर था तो ग्वालियर को जीत लिया। ग्वालियर में जो सिंधिया था वो अंग्रेजों का वफादार दोस्त था और उसे भगाना पड़ा। वहाँ ना सिंधिया था कोई, है ना, तो उसको भगाना पड़ा क्योंकि वो लोग ना मतलब अंग्रेज का वफादार था, हटाना तो पड़ा। 17 जून 1858 की बारी आती है। ये ग्वालियर के मैदान में ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोज की फौज से फिर आमना सामना हुआ। 1758 में ग्वालियर के मैदान में फिर से झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का ये ह्यू ग्रोज से आमना सामना हुआ। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में, मैदान में लड़ रही थी एक मर्द की तरह, एक शेरनी की तरह, बट ना पीठ दिखाई और ना ही मतलब सरेंडर किया। मतलब भागी भी नहीं, लड़ रही थी। और सरेंडर तो खैर उनके खून में ही नहीं था वो भाई। और वो दिन आया जब रानी को गोलियां लगी। ठीक है, मैदान में ही 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। मतलब वहीं उनको गोली लग गया गोली पूरा का पूरा, और फिर वो वहीं शहीद हो गई। बाद में ग्वालियर भी अंग्रेज ने वापस जीत लिया। ग्वालियर भी दोबारा ब्रिटिश फोर्स में ले लिया गया। पर जो नाम रानी ने छोड़ा लक्ष्मीबाई, वो आज तक हिंदुस्तान के दिल में जिंदा है। वो रानी जो अपने घोड़े पर सवार होकर लड़ी, मरी पर झुकी नहीं, ये है असली इतिहास। यही था, मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल ये चीज़ था। ठीक है। क्विक रिवीजन टेबल में अगर देख लेते हैं हम लोग तो बात कर लेते हैं। ये मेरठ से धन सिंह गुर्जर, विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857। लखनऊ बेगम हजरत महल बेटे ब्रिजेश कादर को नवाब घोषित किया। कानपुर नाना साहेब तात्या टोपे 5 जून पेशवा घोषित, तात्या टोपे को फांसी मिला। और फिर झांसी आए रानी लक्ष्मीबाई, फिर 17 जून 1858 को शहादत, और ग्वालियर। एग्ज़ाम्स के लिए ये तो है ही ये चीज़। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेता और केंद्र, मतलब अलग अलग, अब है ना कि अलग अलग कहाँ से कौन हर शहर का अपना अपना शेर था, ये सब कुछ था। तो सबसे पहला शेर का बात करते हैं कानपुर से। नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, है ना। चलिए भाई, तो कौन थे वो देख लेते हैं। 1857 की क्रांति सिर्फ मेरठ, लखनऊ, कानपुर या झांसी तक सीमित नहीं है। यूपी का हर शहर, हर कस्बा, हर गली में आग थी। हर जगह एक नेता था, हर जगह एक शेर था जो अंग्रेजों के नाक में दम किए हुए था। अब उसको देख लेते हैं एक एक करके। पहला नंबर था कानपुर। कानपुर में कौन थे भाई, तो तात्या टोपे, नाना साहेब और उनका एक और साथी अजीमुल्ला। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के नाक में दम कर उंगली कर दिया था उन्हें। 3 यार 1 टारगेट, अंग्रेज बाहर करो, एकदम सीधा, को उपाय नहीं है ना। ये पहला। दूसरा कौन था भाई, लखनऊ में थे बेगम हजरत महल। लखनऊ की कहानी भी सुनी, बेगम हजरत महल, वो बेगम जिसने मर्द बने बिना मर्द का काम किया। अवध की शान, क्रांति की जान। फिर आता है झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, क्या ही कहना। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो घोड़े पर सवार होकर लड़ी, मैदान में शहीद हुई पर कभी झुकी नहीं, है ना, ये चीज़। अब सुनते हैं थोड़ा सा नया कहानी। आता है एक कहानी बरेली का, बरेली खान बहादुर खान। बरेली में था एक और दबंग, खान बहादुर खान। रोहिलखंड का ये शेर अंग्रेजों के लिए एक बड़ा सिरदर्द था। उन्होंने बरेली को क्रांति का मजबूत किला बना दिया था। ये चीज़ बहुत ही बड़का शेर था ये। फैज़ाबाद से आते हैं मौलवी अहमदुल्ला। फैज़ाबाद में था मौलवी अहमदुल्ला। इन्हें लोग डंका शाह भी कहते थे। ये मौलवी सिर्फ मस्जिद में नहीं बैठते थे, तलवार हाथ में लेकर मैदान में उतरे और इनका जोश इतना था कि अंग्रेज इनसे डरते थे। मतलब अंग्रेज कांपता था इनसे।
फिर आता है कल्पी, तात्या टोपे, इनके बारे में तो जाने ही हैं हम लोग। कल्पी में फिर से तात्या टोपे, हाँ ये वही तात्या गुरु थे, तात्या जो कानपुर में थे, झांसी में थे, अब कल्पी में। ये बंदा एक जगह टिका ही नहीं था। तात्या टोपे यूपी का ट्रैवलिंग हीरो था, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, एकदम हैवी, पूरा सब जगह चारों तरफ तबाही में चली था। इलाहाबाद, मौलवी लियाकत अली, है ना, इलाहाबाद में थे मौलवी लियाकत अली। उन्होंने इलाहाबाद में क्रांति का आग रोशन किया और अंग्रेज़ों को नाको चने चबाए, मतलब बोल सकते हैं कि हिसाब लगा दिया था अंग्रेज़ लोग का। फिर आते हैं मेरठ, मेरठ में कदम सिंह। अब मेरठ में जो था ना कहानी कदम सिंह का, जहाँ से पूरी क्रांति शुरू हुई थी, वहाँ का एक अपना लोकल लीडर था कदम सिंह, जो इस शुरुआती तूफान का चेहरा बने। और अंत में मथुरा देवी सिंह, और मथुरा में देवी सिंह, ब्रज की धरती पर भी 1857 की आग पहुंची और देवी सिंह ने वहाँ का मोर्चा संभाला। सोचो एक ही साल में एक ही वक्त में यूपी के इतने सारे शहरों में इतने सारे बहादुर नेता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये था एक देश का ताकत। यही है असली ताकत। यूनिटी में रहना पड़ेगा, काम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई। हाँ अब देखो इतना सारा लोग थे, ये देख के तो ऐसे भी लगता है ना कि दिल भर आता है। कानपुर से मथुरा तक, बरेली से इलाहाबाद तक, यूपी का कोई भी कोना अंग्रेज़ों के साथ नहीं था। हर जगह एक नाना साहब, हर जगह एक रानी, हर जगह एक मौलवी था जो कह रहा था नहीं चलेगी ये जुल्म की हुकूमत। ये अंग्रेज़ों से कहना था कि नहीं चलेगी भाई, तुम जो जुल्म कर रहे हैं ना ये नहीं चलेगी, इसको उठा के तो फेंकेंगे ही फेंकेंगे। भले आज नहीं फेंके, आज से 50 साल 100 साल के बाद फेंके, लेकिन इसका बीज तो आज ही लगाएंगे। ये लोग अलग अलग थे, अलग अलग शहरों में थे, पूरा उनका दिल एक था, उनका दुश्मन एक था, उनके सपने एक थे, आज़ादी। 1857 हारा जरूर, पर इसने वो बीज डाल दिया जिसने 1947 के पेड़ उगा। मतलब 1857 में हार तो गए, बट वो सीड लग गया उस दिन जो 1947 में पेड़ बनकर आगे आया हैवी। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं कहाँ, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आफ्टर 1857 के बाद संस्थागत बदलाव। कंपनी रूल एंडेड, कंपनी राज खत्म हो गया 1857 के बाद। और भी कोई थे, अच्छा ये तो हो ही गया था ना, हम लोग देख ही लिए थे। कंपनी रूल इंडिया 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन का अधिकार वापस ले लिया। ब्रिटिश क्राउन जो था ना कंपनी से भारत पर शासन का ले लिया। आफ्टर 1857 रिवॉल्ट ब्रिटिश क्राउन टुक बैक द राइट टू रूल इंडिया फ्रॉम कंपनी। अब ग्रैंड अनाउंसमेंट एट इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में होता है एक अनाउंसमेंट। क्या होता है भाई, चलिए भाई कहानी समझते हैं। 1857 की क्रांति जरूर हारी, पर उसने एक बड़ा काम कर दिया। अंग्रेज जो था ना, अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, जो मतलब जो भी हम लोग डिस्कस किए ना छोटा सा, इसको थोड़ा सा एक सेंटेंस में समझ लेते हैं। अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी वो ताकतवर ट्रेडिंग कंपनी जिसने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था, उसकी बैंड बज गई थी। ब्रिटिश क्राउन ने सोच लिया ये कंपनी वाले ठीक से संभाल नहीं पाएंगे, कोई हिसाब नहीं है, इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया, अब हम खुद संभालेंगे। अब इतना बड़ा सब कुछ हो गया, इतना आनंद फानंद सब कुछ हो गया भाई, इन लोग से संभलेगा नहीं, चलो अब खींचो सब लोगों को। तो और बस कंपनी का इंडिया पर राज करने का हक खत्म। अब सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन विक्टोरिया की हुकूमत चलेगी हिंदुस्तान में। अब सीधा क्वीन विक्टोरिया आ गई, बोले कि भैया अब तुम लोग से नहीं चलेगा, अब हम चलाएंगे इसको। सोचो एक कंपनी ने दूसरा देश चलाया, एक कंपनी ने दूसरा देश चलाया और एक रिवॉल्ट ने उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया। चलो अच्छा है। अब बात करते हैं इलाहाबाद का कहानी, है ना, अनाउंसमेंट इन इलाहाबाद। ये जो था पॉइंट 2, इलाहाबाद में एक बड़ा दरबार लगा। 1 नवंबर 1858 का बात है ना। ये था वो ऐतिहासिक दिन, एक तरीके से बोले हिस्टोरिक डे। इलाहाबाद प्रयागराज जो अभी है में एक बड़ा शाही दरबार सजाया गया, चमक दमक एकदम, लाट साहिबान, फौज, तमाशा, सब कुछ था। लॉर्ड कैनिंग जो पहले ब्रिटिश गवर्नर थे, खड़े
हुए और पूरे जश्न के साथ ब्रिटिश क्वीन के फरमान पढ़ को सुनाया। मतलब लॉर्ड कैनिंग जो था ना, ब्रिटिश क्वीन का जो फरमान था वो सुनाया गया। क्या था भाई फरमान का मतलब था, अब इंडिया हमारा, कंपनी का नहीं, सीधा क्राउन का। अब उनका कहना था कि इंडिया अब हमारा हो गया, कंपनी वंपनी का नहीं है, सीधा क्राउन का हो गया, ताज का हो गया। इलाहाबाद उस दिन इतिहास का गवाह बन गया था। उस दिन इतिहास का गवाह बना, एक युग खत्म हुआ, दूसरा शुरू। भाई अब कंपनी का रूल खत्म हो गया, अब ब्रिटिश का रूल शुरू। वही इलाहाबाद जहाँ गंगा यमुना मिलती है, वहीं एक नई हुकूमत का भी संगम हुआ। मतलब 1 नवंबर 1858 में एक भव्य दरबार आयोजित हुआ और लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश रानी की घोषणा पढ़कर सुनाई। लॉर्ड कैनिंग रीड द अनाउंसमेंट ऑफ ब्रिटिश, ये चीज़ ठीक है। फिर आता है कौन सा भाई, क्रांति के बाद अंग्रेजों ने यूपी का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब पहले 1858 में दिल्ली डिवीजन को नॉर्थ वेस्ट स्टेट से अलग कर दिया गया। दिल्ली डिवीजन को नॉर्थ वेस्ट स्टेट से अलग कर दिया गया और राजधानी जो पहले आगरा थी उसे इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया। भाई ये देखो 1858 में दिल्ली डिवीजन को नॉर्थ वेस्ट स्टेट से अलग किया, ठीक है, और राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। यानी कि पहले आगरा जो था राजधानी, अब उसको इलाहाबाद कर दिया गया। 1858 में उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। अब हुआ क्या, फिर एक और बड़ा फैसला, यूपी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ अवध जहां था चीफ कमिश्नर का राज, और दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जहां था लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज। यानी कि एक तरफ चीफ कमिश्नर और एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर का। दोनों को मिला के कहते थे आगरा एंड अवध। दोनों को मिला के कहते थे आगरा एंड अवध। इसे मिलाकर आगरा एंड अवध कहा जाता था। टुगेदर इट वाज कॉल्ड आगरा एंड अवध। चीफ कमिश्नर एक जगह और एक जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। ये सब चीज़ तो हम लोग देख लिए, ये आपके लिए रिवीजन के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 1857 के बाद की कहानी, नया सोच, नया यूपी, अब सब कुछ नया हुआ है तो भाई चलना तो पड़ेगा उस हिसाब से। आता है 1861। हाँ 1861 है। पहले 1857 देख लेते, समझ लेते, थोड़ा सा समा मान लेते। 18 आंदोलन तो खत्म हुआ पर सोच जगती रही। आंदोलन भले ही खत्म हो गया लेकिन सोच तो बन गया था ना। बोले थे ना सीड लग गया है, बीज लग गया भाई, अब तो पेड़ कभी ना कभी धीरे धीरे वो तो अपना असर दिखाएगा। तो 1857 की क्रांति तो दबाई गई, पर क्या अंग्रेजों ने लोग दिलों की आग बुझा दी थी? बिल्कुल नहीं, नहीं बुझा पाया। उसके दिल में जो आग लग गया था ना वो नहीं बुझा पाया। तलवार रख दी गई थी बट कलम उठाई गई थी। उस समय तलवार को छोड़ दिया गया, चलो तलवार हटा, अब कलम। अब कलम में क्या, मदरसा, कॉलेज, मैगजीन, ये सब कुछ, दिल और दिमाग का आंदोलन चालू हो गया। अब देखते हैं कैसे एक एक करके नेशनलिज्म की नई लहर यूपी में उठती गई, है ना। पहला आत्मा को जगाओ, राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट हुआ वहाँ पर एक, ठीक है ना। अब राधा स्वामी कौन थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और उनका कहना था कि पहले आत्मा को जगाओ। 1861 में आगरा में एक अजीब खामोशी के बीच एक आवाज़ उठती है 1861 में, है ना। शिवदयाल साहब जी का, शिवदयाल साहब, ये चीज़, ये बंदा आते हैं, ठीक है। उन्होंने राधा स्वामी मूवमेंट शुरुआत की। ये कोई तलवार वाला आंदोलन नहीं था, ये तो था अंदर से जागने का आंदोलन। मतलब इनका कहना था कि बाहर छोड़ो, अभी खुद को जानो, खुद के अंदर आंदोलन जगाओ, खुद के अंदर को पहचानो। इंसान पहले खुद सच को जाने, फिर देश को जाने। बस इनका ये कहना था और ये सही भी था। जब बाहर की लड़ाई हारी तो अंदर की लड़ाई शुरू की। ये था शिवदयाल साहब का संदेश, सीधा सी चीज़ है। दूसरा है कलम उठाओ। उनका कहना था कि कलम उठाओ, मतलब एक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये सब क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन हो गए, फिर कभी वचन सुधा, ये सब और भी बहुत सारा चीज़ देख लेते हैं। हाँ, कलम उठाओ, देश जगाओ। एक तरफ आत्मा जाग रही थी, दूसरी तरफ हिंदी का परचम लहराया जा रहा था। मतलब एक तरफ राधा स्वामी जो थे ना, ये शिवदयाल साहब, वो बोले थे आत्मा जगाओ, और एक तरफ भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, वो सीधा बोले थे भाई कलम चलाओ। अब कलम चलाने का मतलब क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें हिंदी साहित्य का बाबा कहा जाता था, उन्होंने 2 बड़े काम किए, है ना, 2 बड़े काम किए। 1867 में कवि वचन सुधा पब्लिश की। 1867 में 1867 में कवि वचन सुधा पब्लिश हुआ, और 1872 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1872 में हरिश्चंद्र मैगजीन स्टार्ट हुआ। दोनों में एक ही संदेश था,
अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में सोचो, यही देश प्रेम है। अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में, मतलब क्या, अपना लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। 1877 का बारी आता है। 1877 में आए बालकृष्ण भट्ट। कौन आए भाई? तो बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने हिंदी प्रदीप पब्लिश की। उनका एक मैगजीन जर्नल था जो जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। प्रदीप मतलब दिया। और सच्ची बात ये थी कि इस मैगजीन में अंधेरों में सच का दिया जलाए। मतलब ये मैगजीन जो था ना, वो वाकई में बहुत अच्छा काम किया। 3 कलम, कौन कौन? कवि वचन सुधा, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन और तीसरा हिंदी प्रदीप। तीनों ने मिलकर यूपी के लोगों का दिमाग खोला। बहुत जरूरी था, है ना, क्योंकि जो काम तलवार से नहीं होता है वो काम कलम से हो गया। अब आता है 1867, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का देवबंद में 2 आलिम बैठे थे। मोहम्मद कासिम नानुतवी, क्या नाम था उनका पूरा, पढ़ नहीं पाते, नानाउतवी और राशिद अहमद। ये 2 लोग थे। कहाँ भाई? तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के देवबंद में। अब दोनों ने मिलकर एक मदरसा खोला। इन दोनों का काम क्या था? काम किए भाई, मदरसा खोले, जो आगे चलकर दुनिया फेमस, वर्ल्ड फेमस दारुल उलूम देवबंद बना। जो आगे चलकर ये चीज़ बना, ध्यान में रखिएगा, दारुल उलूम देवबंद, है ना, एस्टैब्लिश्ड इन देवबंद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। संस्थापक फाउंडर्स मोहम्मद कासिम नानुतवी और राशिद अहमद। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान, सीधा बोल दिया, स्टार्ट जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश। पर यह सिर्फ पढ़ाई का काम नहीं था, उन्होंने देवबंद मूवमेंट भी शुरुआत की। सीधा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान। ये मूवमेंट सर सैयद अहमद खान के अंग्रेजों के साथ चल के चलो वाली नज़रिए से बिल्कुल खिलाफ था, है ना। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ मूवमेंट का विरोध करता था। दिस मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सर सैयद अहमद अलीगढ़ मूवमेंट जो था ना, उनके अगेंस्ट में था। सर सैयद अहमद खान के बारे में बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन उनका क्या था भाई? साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, और पब्लिश तहजीब उल इखलाक, ये पब्लिश हुआ था, और लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड। फिर आते हैं हम लोग एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट का बात करते हैं, प्लस मदन मोहन मालवीय। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल स्थापित की, है ना। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विकसित किया। मतलब 1898 का जो कॉलेज था, है ना, जो स्कूल था, उसी को BHU बना। आज जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत ही पॉपुलर भी है। ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ उसके बाद। तो ये कब हुआ? 1885, बॉम्बे, AO ह्यूम इंडियन नेशनल यूनियन ओरिजिनल नेम था, रीनेम्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। फर्स्ट सेशन वेन्यू गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट सेशन प्रेसिडेंट WC बैनर्जी, वोमकेश चंद्र बैनर्जी इनका नाम था। अब कहानी से आगे थोड़ा सा, उसमें बीच में कहानी था तो अच्छा लग रहा था। अब थोड़ा सा आते हैं फैक्ट्स में। डेलीगेट्स इन फर्स्ट सेशन 72, है ना। पहले सेशन में 72 थे, जिनमें से 10 यूपी में थे। सेकेंड सीजन में 431, जिनमें 74 यूपी से थे। टोटल यूपी सेशन कितना हुआ? 1885 से 1947 के बीच में 9 सेशन हुए। INC सेशन इन यूपी कांग्रेस अधिवेशन पहला 1888 जॉर्ज यूले के प्रेसिडेंसी में हुआ था, इलाहाबाद प्रयागराज में। 1892 वोमकेश चंद्र बैनर्जी, इलाहाबाद प्रयागराज में। 1899 रमेश चंद्र दत्त, लखनऊ में। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, वाराणसी में। 1910 विलियम वैडरबर्न, इलाहाबाद प्रयागराज में। 1916 अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ। 1925 सरोजनी नायडू के नेतृत्व में, कानपुर में। 1936 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, लखनऊ में। और 1946 JB कृपलानी, मेरठ में। ठीक है, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सब सारा का सारा चीज़ हम लोग देख ही चुके। अब आते हैं लखनऊ में। लखनऊ समझौता ये कब हुआ भाई? 1916 में। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट जो भी बोल लीजिए, 1916 में। बिटवीन किस में? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में। हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए,
है ना। कारण था क्या भाई, तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के बाद मुसलमानों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं पैदा हो गई थी। ब्रिटेन और तुर्की के बीच जब युद्ध हुआ था ना, तो मतलब मुसलमानों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं पैदा हुई थी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ लखनऊ समझौता हुआ था। फिर आता है किसान आंदोलन यानी कि पीजेंट मूवमेंट्स। पीजेंट मूवमेंट्स का कहानी क्या है वो समझ लेते हैं। यूपी किसान सभा 1918 में, संस्थापक कौन थे, गौरी शंकर मिश्रा, फिर इंदिरा नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, कदम सिंह, है ना, और फिर नाना साहेब। अवध किसान सभा 1920 में हुआ, 17 अक्टूबर 1920, ठीक है, 17 अक्टूबर 1920 बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में स्थापित किया। फिर अन्य प्रमुख नेता कौन कौन थे भाई, तो गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, ये दो थे। और फिर माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे और केदार पांडे। 20 से 24 नवंबर 2020 अयोध्या में अवध किसानों की विशाल रैली हुई थी। ध्यान में रखना है, अयोध्या में अवध किसानों की विशाल रैली कब हुई, 20 से 24 दिसंबर 1920 में। एका मूवमेंट 1921 में, संस्थापक कौन थे, तो मदारी पासी। रीजन कौन सा, हरदोई, बहरीच, सुल्तानपुर, सीतापुर, नॉर्दर्न यूपी में। रीजन क्या था इस आंदोलन का, तो किराया लगान बहुत अधिक था, कुछ क्षेत्रों में दर्ज लगान से 50% से भी ज़्यादा, मतलब लगान से 50% से भी ज़्यादा। ये ज़मींदार को नहीं बल्कि छोटे भूमि मालिकों का आंदोलन था। ये ज़मींदार नहीं था, छोटे भूमि मालिकों को प्रॉब्लम हो रहा था लगान, किराए, ये सब चीज़ को लेके। नई दाओभी बंद मूवमेंट, नाई धोबी बंद मूवमेंट है ये, प्रतापगढ़ में इन भूमि मालिकों के समर्थन में चलाया गया था। मार्च 1922 अंग्रेजों ने कठोर दमन में एक आंदोलन को समाप्त किया। तो ध्यान में रखना है, किसान पीजेंट मूवमेंट, ये सब टेबल में लिखा हुआ है क्या क्या है भाई। तो यूपी किसान सभा 1918 में, अवध किसान सभा प्रतापगढ़ 1920 में, एका मूवमेंट 1921 में, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। अगर फैक्ट देखना है क्विक रिवीजन में तो आप ये भी देख सकते हो। चलो खिलाफत में आते हैं। सबसे पहला खिलाफत मूवमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट में, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन, स्वराज पार्टी, रिवोल्यूशन, ये सब यूपी से कैसे रिलेटेड है वो चीज़। 20 जून 1920 इलाहाबाद प्रयागराज में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। ठीक है, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का 100 साल में एक बार आने वाला अवसर बताया। बहुत अच्छा बात है। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत डे मनाया गया। 1924 तुर्की में कमाल पाशा के सरकार ने खलीफा का पद समाप्त किया, खलीफा का पद समाप्त कर लिया, जिससे खलीफा मूवमेंट भी समाप्त हो गया 1924 में। नेक्स्ट में है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा कांड जो था बहुत ही पॉपुलर कांड था, ठीक है ना, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। 5 फरवरी 1922 सत्याग्रही को एक दल सार्वजनिक रैली में जा रहा था। पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलीबारी शुरू की। ठीक है, भीड़ ने 22 कांस्टेबलों को मार डाला। एंग्री मॉब किल्ड 22 कांस्टेबल्स। गांधी जी इस घटना से स्तब्ध हो गए। 12 फरवरी 1922 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922। ये जो हुआ ना, इसकी वजह से वो डर गए कि भाई हम तो चाहते थे कि हिंसा ना हो, बट यहाँ तो हिंसा ही हो रहा है, वापस ले लो। स्वराज पार्टी आया 1923 में। संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, दास जो थे वो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी बने। ध्यान में रखना है, छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान में रखना होगा। कारण क्या था, असहयोग आंदोलन वापसी के बाद बनाई गई थी। असहयोग आंदोलन ले लिया गया तो कुछ ना कुछ तो बनाना था, तो ये बना दिया गया स्वराज पार्टी। अन्य प्रमुख नेता कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, फिर मालवीय जी और MR जयकर। 1923 में विधानसभा चुनाव में भाग लिया ये पार्टी, है ना। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद, अगर चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, 16 जून 1925 चित्तरंजन का निधन हो गया। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय ने नई पार्टी बनाई स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी के नाम से। फिर आता है रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकाली आंदोलन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA 3 अक्टूबर 1924 को बना, कानपुर में स्थापित हुआ। मुख्य नेता चंद्रशेखर आजाद। हेड ऑफिस आगरा। अन्य सदस्य सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये लोग थे इंपॉर्टेंट मेंबर। रीनेम्ड एज HSRA। HRA था नाम, अब उसको रीनेम कर दिया गया 1928 में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली के सम्मेलन में नाम बदला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को HRA के 9 सदस्य ने काकोरी ट्रेन लूटी।
फिर उसको फांसी दिया गया, पकड़ा गया। असफकुल्ला खां, फिर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। आजीवन कारावास में राम प्रसाद खानसी और मनमाथ नाथ गुप्ता, ये लोगों को आजीवन कारावास दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस, सीधा असेंबली में बॉम्ब फेंका गया। कौन फेंके भाई? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। हेल्पर्स कौन थे भाई? तो जय कपूर और शिव वर्मा ये थे। बम बना था सहारनपुर बॉम्ब फैक्ट्री में। बॉम्ब वाज मेड इन सहारनपुर बॉम्ब फैक्ट्री। चंद्रशेखर आज़ाद का कहान मार्टेडम साहब, 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए। फिर आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लॉन्च डेट शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को। नेतृत्व गांधी जी। उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है। यूपी में भागीदारी अगर देखा जाए तो यूपी के लोगों ने अंग्रेजों को विभिन्न कर देने से इनकार किया था। विभिन्न कर देने से इनकार कर दिया। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, यूपी के लोगों ने अंग्रेज को विभिन्न कर देने से इनकार किया। 1930 में इलाहाबाद प्रयागराज में कर अस्वीकृति आंदोलन, टैक्स रिफ्यूजल मूवमेंट शुरू हुआ। नेतृत्व क्या था, किसका था? जवाहरलाल नेहरू, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। आंदोलन का अंत हुआ कैसे? गांधी जी जेल से रिहा हुए। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ, गांधी इरविन समझौता। आंदोलन 1931 की शुरुआत तक जारी रहा था। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें क्या आता है भाई? तो 7 से 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया प्रस्ताव पास हुआ। 9 अगस्त 1942 सुबह पूरी कांग्रेस संगठन के सदस्य गिरफ्तार हो गए। 16 अगस्त 1942 बलिया जेल पर हमला, कैदियों को आज़ाद कराया गया। लीडर्स में वेयर इम्प्रेजेंट नेताओं को कहाँ रखा गया था? तो गांधी जी को रखा गया था आगा खां प्लेस पुणे में, और नेहरू जी को रखा गया था नैनी जेल इलाहाबाद प्रयागराज में। बलिया का बात करते हैं, बागी बलिया। सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। बलिया में अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई? तो चित्तू पांडे। 16 अगस्त 1942 में प्रदर्शनकारियों ने बलिया जेल पर हमला करके कैदियों को आज़ाद करा दिया। बलिया को बग्गी बलिया, रेबल बलिया के नाम से भी जाना जाने लगा। ये सब चीज़ है। फिर है पार्ट 3, यानी कि नेक्स्ट में आते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है। 1950 के बाद यूनाइटेड प्रोविंस को बदल के यूपी को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें मिली। सबसे ज़्यादा सीट यूपी को लोकसभा में ही मिली। ये हो गया। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विभूतियाँ। पहला है निज़ामुद्दीन औलिया। कौन है भाई? ये जान लेते हैं। जन्म इनका 1236 बदाऊं यूपी में, मरे ये 1325 में। ऑर्डर इन चिश्ती ऑर्डर यानी कि चिश्ती पंथ के थे। गुरु फरीदुद्दीन गंजस्कर, बाबा फरीद जिनको कहा जाता है। पिता अहमद बदियूनी की मृत्यु के बाद 5 साल की आयु में माँ बीबी जुलेखा के साथ दिल्ली आए। पूरा जीवन सूफी ऑर्डर के प्रसार में लगा। चलो ये तो चलो ठीक है। आमिर खुसरो से बात करते हैं। असली नाम अब्दुल हसन यमीन उद्दीन खुसरो। जन्म 1253, पतियाली काशगंज यूपी में। फिर इनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया, है ना। उपाधि क्या क्या मिला था? तूते हिंद, वॉइस ऑफ इंडिया, भारत की आवाज़। फादर ऑफ कव्वाली, कव्वाली के जनक। फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, उर्दू साहित्य के जनक। फादर ऑफ खड़ी बोली के जनक। 8 दिल्ली सुल्तानों का शासन देखा है, मतलब ये जो थे ना 8 दिल्ली सुल्तान अमीर खुसरो देखे। ख्याल गायकी विकसित की, तबला सितार जैसे वाद्य यंत्रों से सुधार किया। प्रमुख रचनाएं में नू सिफीर, फिर खाजियान उल फुतुह और फिर तुगलक नामा, ये सब में आते थे, ये मतलब इम्पॉर्टेंट में। फिर आते हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी। जन्म 1285, बुलंदशहर यूपी में। पीरियड इनका यानी कि काल था सल्तनत पीरियड। दरबार कौन था भाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक प्लस फिरोज शाह तुगलक। प्रमुख रचनाएं तारीख़ फिरोज शाही 1265 से 1358 से, ठीक है। बलबन से फिरोज शाह तुगलक तक। फिर फतवा ए जहांदारी, सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन पर महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। कबीर की बात करते हैं। जन्म 1525, वाराणसी, कम्युनिटी मुस्लिम वीवर फैमिली, बुनकर परिवार, है ना। फिर स्वामी रामानंदा भक्ति मूवमेंट।
भक्ति मूवमेंट को प्रभावित किया, स्वामी रामानंदा के पहले शिष्य थे। कविता देसी हिंदी में लिखी, वर्नाकुलर हिंदी में। प्रमुख रचनाएं कबीर बीजक, कबीर परिचय, सखी ग्रंथ, आदि ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली। बीरबिल मोस्ट पॉपुलर, बीरबिल डिटेल में क्या है भाई, तो इनका नाम था महेश दास, ध्यान में रखिएगा ये सब पूछा जाता है उनका ओरिजिनल नाम। जन्म 1528, कल्पी, जलाऊं डिस्ट्रिक्ट, कास्ट ब्राह्मण फैमिली। अब ये बीरबल जो थे वो अकबर के बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मतलब नज़दीक थे। राजा रामचंद्र ऑफ रेवा के राजपूत दरबार में भी सेवा की। अकबर के नवरत्नों में से एक, दीन इलाही अपनाने वाले पहले व्यक्ति, अकबर का धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे। अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी इन्हें, ठीक है। शेख फैजी, जन्म 1547 आगरा में, डाइट 1595, है ना। अबुल फजल के बड़े भाई थे शेख फैजी, अकबर के दरबार के महान कवि और विद्वान, अकबर के नवरत्नों में से एक। ओके, अबुल फजल की बात करते हैं तो 1550 आगरा, फिर शेख मुबारक, फादर शेख मुबारक, फिर अकबर ने उन्हें ग्रैंड वाइजर प्राइम मिनिस्टर बनाया। अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया। भाषाएं तुर्किश, पर्शियन, संस्कृत, अरबिक, हिंदी, इतना भाषा जानते थे भाई, समझ लो। प्रमुख रचनाएं अकबरनामा, आईने अकबरी। बात करते हैं सूरदास की, 16वें सदी के अंधे हिंदू व्यक्ति, कवि और गायक, 16वें सदी के थे, भक्ति मूवमेंट से जुड़े। फिर सर्वश्रेष्ठ रचना सूरसागर, सूरसागर में कृष्ण और राधा का वर्णन। टोडरमल की बात करते हैं तो बॉर्न लहरपुर विलेज, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, शेरशाह सूरी और अकबर, सेवा दिए हैं। पद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, नई भू राजस्व प्रणाली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम विकसित की। फिर दशाला सिस्टम ये विकसित हुआ। फिर अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। तुलसीदास, बॉर्न सोरोन सुकर क्षेत्र, काशगंज यूपी में, आराध्य, रामा, राम भक्त और वाराणसी। सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस, संस्कृत रामायण का अवधि रूपांतरण। तुलसी घाट, वाराणसी गंगा इनके नाम पर पड़ा था। फिर संकट मोचन टेम्पल, हनुमान मंदिर, वाराणसी, इन्होंने स्थापित किया, है ना, वाराणसी में संकट मोचन टेम्पल। फिर अन्य रचनाएं में धौवली, साहित्य रत्ना, गीतावली, कृष्णावली और विनय पत्रिका। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्न जो यूपी से जो थे। नवरत्न में कौन कौन थे भाई, तो बीरबल इंटेलिजेंट कविराज, दीन इलाही। फिर शेख फैजी पोएट स्कॉलर, अबुल फजल अकबरनामा, आईने अकबरी, टोडरमल लैंड रेवेन्यू और दशाला सिस्टम, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स की बात कर लेते हैं। यूपी में बेगम हजरत महल के बारे में हम लोग पढ़े ही। नवाब वजीद अली शाह पति उनके थे। बेटा 1857 में उनको अवध का नवाब बनाया गया था, ब्रिजिस कादर, है ना। 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा किया। मृत्यु 1879 में नेपाल से निर्वासन में, मतलब भाग गए थे नेपाल ना, वहीं उनका मृत्यु भी हुआ। मंगल पांडे, जन्म 19 जुलाई 1827, नगवा विलेज, बलिया डिस्ट्रिक्ट। रेजिमेंट 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, सर्जेंट मेजर ह्यूशन को गोली मारी। ये मतलब जो हुआ था ना वो कार्ट्रिज वाला, तो उसमें सीधा मार दिया था ह्यूशन को। 8 अप्रैल 1957 फांसी। 1857 विद्रोह के पहले शहीद थे, यानी कि पहले शहीद 1857 विद्रोह के यही थे। इनफील्ड राइवल के चरी वाली कारतूस का विरोध किया था। रानी लक्ष्मीबाई 1828 वाराणसी जन्म हो गया। निक नेम मनु, मणिकर्णिका और छबीली, ये 3 नेम था। पिता नाना साहेब मोरोपंत तांबे, परवरिश पेशवा बाजीराव II के अधीन बिठूर में। विवाह 1842 में राजा गंगाधर राव नेवालकर। झांसी विलय 7 मार्च 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के थ्रू, मतलब कि उनका कहना था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहने का मतलब गोद लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बनेगा। दत्तक पुत्र आनंद राव को उत्तराधिकार मानने से अंग्रेज ने इनकार किया। 1857 में विद्रोह में लड़ती हुई शहीद हुई। अजीजुन बाई, लखनऊ में जन्म, कानपुर गई, फिर बाद में नाना साहब के आह्वान पर महिला समूह, महिला सशस्त्र दल बनाया, दल की नेता भी बनी। 1857 विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाना साहेब, असली नाम गोविंद पंत और धोंडू पंत, पेशवा बाजीराव II द्वारा बिठूर, है ना, बिठूर परवरिश में हुआ। फिर विद्रोह 1857 कानपुर, कारण पेशवा पद की समाप्ति और पेंशन से इनकार। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग टोपे इनका पूरा नाम। पेशवा बाजीराव II ने तात्या टोपे, तात्या नाम रखा था। बिठूर झांसी कल्पी विद्रोह क्षेत्र था इनका। 18 अप्रैल 1859 में फांसी। नाना साहब के विश्वास पात्र थे, बैटल ऑफ बक्सर में भी भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय,
27 दिसंबर 1861 इलाहाबाद। 1946 में मृत्यु। महामना गांधी जी द्वारा दिया गया था उपाधि महामना। 1916 वाराणसी, है ना, बीएचयू की स्थापना। भारत रत्न 2015 में मिला पोस्ट थॉमस, मतलब मरणोपरांत। 1902 यूनाइटेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और 10-20 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य। 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। प्रसिद्ध नारा सत्यमेव जयते। मोतीलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं तो उनका जन्म 6 मई 1861 में हुआ, ये इलाहाबाद के थे। मृत्यु 6 फरवरी 1930 में। कांग्रेस प्रेसिडेंट 1919-20 अमृतसर प्लस 1928-29 कोलकाता। 1923 में चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट यानी कि ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में बात करते हैं तो 1 अगस्त 1882 इलाहाबाद। 1 जुलाई 1962 को मृत्यु। उत्तर प्रदेश गांधी कहा जाता है इनको, है ना। भारत रत्न 1961 में। 1908 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत, तेज बहादुर स्पिन के अधीन। 1921 में वकालत छोड़ी, राजनीति में आए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका। 1934 बिहार प्रोविंशियल किसान सभा में प्रेसिडेंट। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य भी रहे। आसफ अली, इनका जन्म 11 मई 1888 को सेहोरा यूपी में। विश्व के विशेष भारत के पहले अमेरिकी राजदूत, प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता सेनानी। टर्किश साइड का समर्थन किया, प्रिवी काउंसिल से इस्तीफा। फिर 1935 मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जन्म 14 नवंबर 89, पीएम कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, ठीक है। फिर आते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट 1929 लाहौर सेशन में। भारत रत्न 1955, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नेशन स्टेट बोला जाता है। फिर 1929 लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट गठित की। राम प्रसाद बिस्मिल, 11 जून 1857 में जन्म, शाहजहांपुर में। फांसी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में। मेनपुरी कॉन्स्पिरेसी 1918, काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925, HSRA की स्थापना भी हुई। लाल बहादुर शास्त्री, बात करते हैं 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय में। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 पीएम कार्यकाल। मृत्यु 66 को हुआ, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। भारत रत्न मिला, पॉस्थोमियस पहले व्यक्ति हुए। मेमोरियल विजय घाट दिल्ली। 1951 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी। नारा जय जवान जय किसान। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 में। पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला, ठीक है। कौन थे भाई? तो लाल बहादुर शास्त्री। राम मनोहर लोहिया, 23 मार्च 1910 अकबरपुर अंबेडकर नगर। 12 अक्टूबर 1967 न्यू दिल्ली। लोकमान्य तिलक की मृत्यु पर पहली बार हड़ताल का आयोजन हुआ। 10 वर्ष की आयु में सत्याग्रह मार्च में भाग लिया। 1928 साइमन कमीशन के विरुद्ध छात्र आंदोलन का नेतृत्व। 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित। फिर स्वतंत्रता के बाद इंडियन सोशलिस्ट पार्टी स्थापित की। और फिर हिंद किसान पंचायत किसानों के लिए सोशलिस्ट नामक पत्र प्रकाशित किया। फिर प्राजा सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे। यहाँ पर कुछ टाइमलाइन दिया हुआ है जो शुरुआत से है, इम्पोर्टेंट टाइमलाइन, ठीक है। तो फाइनली हमारा यूपी का क्या बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ में आपको बनाकर दिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर बता दीजिएगा हमको कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे ताकि और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो उसका प्रॉपरली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब जल्दी मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे आगे कुछ कंटेंट के साथ, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर बोल लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।